तो जय हिंद सभी को। और हम लोग आज आपके सामने दो लोग फिर से मौजूद हैं, अविनाश भाई और मैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे मेंस के क्वेश्चंस पे, ठीक है। वाले में जो 2022 का 2 क्वेश्चन दिए थे ना। हाँ, आज आज तीसरे 23 के क्वेश्चन है। नहीं, तो उसी के आगे से कर देते हैं ना, पूरा हो जाएगा। 22 वाला निकाल ला, देख लो हाँ तब ठीक है, भेजना। क्वेश्चन है ना मेरे पास। तो आज अच्छी बात ये ना कि आज हम लोग पास सोल्यूशन भी नहीं, तो जानते सोल्यूशन भी निकाल लीजिएगा। ठीक तो है। आज हम लोग मतलब और अपडेट करके आए, तो मार्केट से सोल्यूशन भी लेके आए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे खुद जैसे से। करते थे वैसे ही करेंगे, हाँ, ठीक है ना। चलिए आप शुरू लोग कर देखते हैं। देते तो हैं जल्दी बिल्कुल से। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन बोलिए, सभी लोग साथ साथ में लिखो। क्वेश्चन ये अविनाश भाई बोल रहे हैं 2022 का हाँ, जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 3 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। तो सभी लोग निकाल लो भाई, यूपीएससी बोल प्रीवियस दे रहे हैं, ठीक क्वेश्चन। है ना। हाँ, क्वेश्चन भी हाँ बोल दे रहे हैं, ठीक है, बोलिए। ठीक है। भारत में सार्वजनिक, दूसरा 2 क्वेश्चन तक हुआ था उस हाँ, दिन। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रमुख चुनौतियां क्या है, इसे किस प्रकार प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में बता देते हैं। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना। तो पीडीएस में क्या कमी है, क्या सुधार होना चाहिए, वो आपको तो बताना है, तुरंत ठीक है? सोचिए सभी लोग 2 मिनट में। 3 मिनट समय, ठीक है। 2-3 मिनट तो आपके सामने ही सोच रहे सभी लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2-3 मिनट का समय भी रहेगा, तुरंत तुरंत कीजिए सभी लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दो मतलब वहाँ पे जो कल मैंने डिसीजन लिया था, उसी फॉर्मेट में हम लोग करें भी कि बक्सा बना के थोड़ा सा और फैक्ट बेसिस पे, ठीक है। कितने वर्ड्स में लिखना था? 150। 150 शब्द में, ठीक है। तो 150 शब्द में लिखना है, तुरंत सोचिए सभी लोग फटाक से, ठीक हो है। गया, कर लिए। हाँ हाँ, कर लीजिए। आपका हो गया। ठीक है, आधा मिनट और कर लेते हैं। ठीक। 2022 का बोले है ना। हाँ, जब यहाँ से देख के आप लोग को एग्जैक्ट पॉइंट्स भी बता देंगे जो हम लोग नहीं नोट कर पाए। जो नोट किए हैं वो तो सामने कर ही दिए। सबसे अच्छी बात है जो ये हम लोग का इनिशिएटिव है, ये आपको जो है वो तत्काल मदद पहुंचाएगा कि किस तरीके से आप तत्काल सोच सकते हैं क्वेश्चन। हो गया क्या? हाँ हो गया। करेंगे स्टार्ट, चलो तो बताओ। कर ही लिए थे ना। शायद ये किया होगा क्वेश्चन, मतलब बाद में किए थे। ठीक, बताइए ठीक है। बताइए इसका आंसर। तो इसमें हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पूरा। हाँ, पीडीएस से जुड़ी मुख्य चुनौतियां हाँ, क्या हैं, ये रहे। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रमुख चुनौतियां क्या है, प्रभावी एवं पारदर्शी कैसे इसे प्रभावी पारदर्शी। तो सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बता देंगे कि सरकार द्वारा कम कीमतों पर या सब्सिडाइज कीमतों पर लोगों को सार्वजनिक दुकानों के माध्यम से खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना या खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। पीडीएस को इस तरह डिफाइन कर दिए कि सरकार के द्वारा सब्सिडाइज कीमतों पर लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता किसे, सार्वजनिक दुकानों के माध्यम से, ठीक है ना। वितरण प्रणाली कहलाती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है, ठीक। अब आते हैं कि इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहली प्रमुख चुनौती हम लोग लिख सकते हैं लीकेज। इस लीकेज सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। जितना है उसका कुछ परसेंट, 5%, 10% लीकेज में वेस्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद दूसरा है कि टारगेटिंग, जो लक्षित वर्ग समूह है उनके टारगेटिंग करने में बाधा, ठीक है ना। जिनको अंतिम मील पे जो है उनको पहुंचने में किस प्रकार दिक्कत होती है, या उनको को लक्षित नहीं कर पाते हैं या वो छूट जाते हैं, ठीक है। तो जिस कारण जो अपना भूख सूचकांक है या उसमें क्या नाम से भी देखा जा रहा है कि वो एक चिंताजनक विषय है, ठीक है ना। इतना प्रभावी तरीके से हम लोग या इतना बड़ी योजना चलाने के बावजूद अगर कहीं ना कहीं है तो लीकेज, उसमें एक्यूरेट टारगेटिंग जो है वो एक बड़ी समस्या है। थोड़ा सा आप नजदीक आके बोलिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा कर सकते हैं लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अकुशल परिवहन प्रणाली, ठीक है। जिस कारण ये जो सामान है आपके फूड स्टोरेज जो भी होते हैं गोदाम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचने में
विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक होता है कि अकुशल परिवहन प्रणाली इसमें आ जाएगी। वितरण, उसको भंडारण में समस्या है। भंडारण में अब कैसी समस्या है? अगर उसको भंडारण अच्छे से नहीं किया जा रहा है तो मॉइस्चर के कारण उसमें अन्न खराब होने की समस्या रहती है। बिल्कुल। चूहे वो कर लेते हैं, जैसा अभी पंजाब में देखने को मिला था, ठीक है। पता नहीं कितना 35,000 करोड़ का हाँ, खराब हुआ। 35,000 करोड़ का खराब हो गया था। तो एक तरह से तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक भंडारण से संबंधित समस्या, तो अकुशल भंडारण प्रणाली। हाँ। तीसरा चीज हो गया कि एक होता है गुणवत्ता। गुणवत्ता में क्या है? गुणवत्ता में फोर्टिफिकेशन नहीं रहता है, या न्यूट्रिएंट जो पोषण होने चाहिए बिल्कुल। उसके अनुरूप नहीं रहता है, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। भूख तो मिटा रहा है बट पोषण को सुनिश्चित करना ही एक प्रमुख वो है, ठीक है ना। ठीक। अगर हम भूख मिटा दे रहे हैं बट पोषण नहीं मिल रहा तो भी कहीं ना कहीं जो मूल लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। अब आते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता भी है। क्या है? जो WTO की समिट है, नैरोबी समिट, उसमें जो हमारे पास टेक्निकल बैरियर, नॉन टेक्निकल बैरियर के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को हैम्पर करने में जो वो आरोपित किए गए थे, उसमें एम्बर बॉक्स में हम लोग रखे थे, ठीक है, कि उसका 10% डेवलपिंग कंट्री दे सकते हैं। मतलब ऐसे इसको टू द पॉइंट यही लिखा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाई बाध्यता, हाँ, ठीक है, WTO में बार-बार दबाव का सामना दबाव। करना पड़ता है बस। ठीक है, अभी तो पीस क्लॉज है बट आगे क्या होगा वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। अभी तो संबंध अच्छे हैं, कल की डेट में हमारे अगर यूएसए से संबंध खराब होते हैं तो वो बहुत बैडली इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसमें एक शांता कुमार कमेटी बनी हुई थी। तो वो कमेटी शायद किसी और चीज के लिए बनी थी बट उन्होंने इसके लिए भी खास सुरक्षा से रिलेटेड, खास सुरक्षा से, तो उन्होंने बोला था मॉनिटरिंग करिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग। कैसे? जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग करिए, जियो टैग से मॉनिटरिंग करिए। जैसे आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक जा रहा है तो उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते रहिए, इतने टाइम में पहुंच जाना चाहिए, यहाँ पहुंचा या नहीं। इससे क्या होगा? लीकेज, जो रास्ते का लीकेज, वो क्या नाम से आपका एक तरह से चोरी वो रुकेगी। जियो टैगिंग एक तरीका है। भंडारण में लीकेज प्रूफ क्या नाम से आपका स्टोरेज का वो किया जाए, जैसे स्टील वगैरह का बनाया जाए, ठीक है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किया जाए। लॉजिस्टिक क्या किया भी जा रहा है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। दूसरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पॉलिसी बनाई गई है, ठीक, ये किया जाए। कुछ और चीजें क्या कर सकते हैं? जैसे न्यू फूड पॉलिसी है, उसमें पोषण को इसके भूख के साथ जोड़ के बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात, डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, ठीक। ये 2-3 चीज कर सकते हैं तो इस तरह पारदर्शी और प्रभावी दोनों बनाया जा सकता है। अच्छा ठीक है, मैं मेरा स्क्रीन पे आप लोग देख भी सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग इसी तरह से इंट्रोडक्शन किया था NFSA। एक बार ये जरूर बता दीजिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है, कि राज्य प्रायोजित दरों पर खाद्य सुरक्षा के लिए PDS आधारित वितरण प्रणाली भारत में इतने करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है। तो इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट फैक्ट के आधार पे दे दिया। चुनौतियां, और देखिए दो पार्ट है ना, चुनौतियां और प्रभावी बनाने तो समाधान। तो बेहतर होता कि आप इसको टेबल फॉर्मेट में लिख देते, चुनौतियों के सामने समझ, ठीक है, बिल्कुल। तो इससे क्या होता है, हर पॉइंट का आप एक समाधान देते। जैसे उचित गुणवत्ता का खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग खराब है, तो सामने ही बता दिया कि भैया फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने जो बोला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सॉरी, तो जो जीरो हंगर प्रोग्राम शुरू किया गया उसके तहत फोर्टिफाइड किया जाए, ठीक है। तो बेटर ये रहता कि हम लोग सामने सामने, बजरंग भैया प्रणाम, और आज आप आए नहीं, आने वाले थे वापिस बनारस घूम के, आज गई बाना बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे। बाबा विश्वनाथ से बजरंग भाई आशीर्वाद लेने गए हैं कि जो लोग इस बार प्रीलिम्स एग्जाम दिए हैं सभी लोग थोड़ा कट ऑफ कम हो जाए और जो है सबका भला हो, ठीक है। तो बजरंग भाई आज इसीलिए गए हुए हैं, ठीक है। तो खैर हम लोग वापिस आते हैं इस क्वेश्चन पे, बजरंग भाई को प्रणाम करने के बाद, कि दूसरा है उपलब्धता वाला, ठीक है, कि प्रवासी और जो बेसिकली लक्ष्यीकरण जो आपने बोला था, मैंने उसको उपलब्धता वाले इश्यूज, क्योंकि मैंने पहले कहा था जब चुनौतियां पूछे ना तो हम लोग इसको 4A से चुनौतियां सोच सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी। तो मैंने क्या किया बेसिकली, इससे यहाँ पे देख लिया कि जो उपलब्धता वाला सीन है कि प्रवासी है, मान लीजिए कोई घर से बाहर जा रहा है, तो बेसिकली ग्रामीण और शहरी, इसमें एक यूनिवर्सल फूड कार्ड वाला भी हम लोग कर सकते हैं वो, बिल्कुल, अभी वो हम लोग सजेशन में सामने देंगे। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम को सही तरह से लागू करना। तो इसीलिए देखिए ऐसे प्रश्नों में, बात समझिएगा सभी लोग, ऐसे प्रश्नों में आमने सामने आप चैलेंजेस बताइए, यहाँ पे चैलेंजेस बताइए, यहीं पे सॉल्यूशन दीजिए ऐसे प्रश्नों में, तो आप सीधे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये बात समझिएगा। फिर आपने बताया लीकेज बहुत अधिक है कि भैया भ्रष्टाचार है ये वो, तो इसमें हम लोग एक सुझाव ये दे सकते हैं इसका कि पैकेट बंद खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, कि भैया गुणवत्ता या जो भी चीजें हैं कि भाई घटतौली हो रही, नापतौली हो रही, तो पहले से जो आपका FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रभावी पैकेजिंग करके भी डायरेक्ट करा दे, ठीक है। फिर इसके बाद राज्यों में अलग अलग
राज्यों में बहुत अलग अलग आप कह सकते हो कि पीडीएस स्कीमें चल रही हैं। कुछ राज्य जो है पहले मिट्टी का तेल देते थे, अभी चीनी देते हैं, कुछ दाल भी देते हैं, और कुछ केवल आटा गेहूं चावल देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस कारण से क्या हो रहा है, सब्सिडी का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो पीडीएफ से जुड़ी एक चुनौती बहुत ज्यादा है कि फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी भारत की दी गई सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा है फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो आप इस पॉइंट को भी बता सकते हैं कि राज्यों में अलग अलग है, और राज्यों के ऊपर और मतलब केंद्र के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है फूड सब्सिडी का। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं कि इसको क्या किया जाए और बेहतर तरीके से जो क्या कहते हैं खुले में भेजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना जनधन आधार मोबाइल के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, इससे सब्सिडी वाली व्यवस्था और उचित तरीके से हो पाएगी। नवीन तकनीकी चुनौती मैंने एक बताया, जैसे आधार इत्यादि है। आप किसी लोग बुढ़ऊ लोग हैं या फिर जो मजदूर लोग हैं, उन लोग का क्या हो रहा है भाई, हाथ में से रेखाएं मिट जा रही। तकनीकी नवीन तकनीकी चुनौती जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि आधार कंपलसरी या ये चीज कर देना, तो वहां पे थोड़ी समस्या आ रही है कि पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब हम पीडीएस में खरीद कर रहे हैं तो पीडीएस में हम खरीद मुख्यतः एमएसपी व्यवस्था से खरीद कर रहे हैं ना। एमएसपी व्यवस्था से जब हम खरीद करते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि एक एकल फसली कृषि भारत में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब एकल फसली कृषि बढ़ जाती है तो उसका क्या हो रहा है, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव आप देखोगे, उर्वरक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, पराली दहन, ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसको डायरेक्ट बताइए, यहाँ पे इसका समाधान दीजिए कि फसल विविधीकरण और एमएसपी विविधीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। डब्ल्यूटीओ वाला मुद्दा भाई साहब ने बताया ही था। स्टोरेज से जुड़ा मुद्दा भी भाई साहब ने बताया था। सीएजी के ऑडिट में देखा गया कि 35,000 करोड़ का जो खाद्यान्न है वो खराब और बेकार क्वालिटी का था। ठीक है, तो यहीं पे आपने सामने उसके सुझाव दे दिए कि भैया खाद्यान्न की जो खुले में के बजाय स्टोरेज निर्माण में और परिवहन में उचित प्रकार का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको कहा जाता है, एक मतलब कीवर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो कंटेनर तो स्टील वाला कंटेनर। हाँ, तो कंटेनर, अच्छा आप बोले भी थे ना, स्टील सजेशन। ठीक है, तो स्टील के कंटेनर में जो है, स्टील या एल्यूमिनियम किसी कंटेनर में रखा जाए, ना कि खुले में खाद्यान्न का भंडारण ना किया जाए। ठीक है, फिर कंक्लूजन वही दीजिए कि शांता कुमार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए, और सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस मॉडल है इसको अपनाया जाए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पीडीएफ मॉडल को अपनाया जाए। हम लोग एक बार मॉडल आंसर देख लेते हैं कि मॉडल आंसर में कौन से पॉइंट आपको एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो पहली बात बोला है, देखिए हमने एक जो इशू है कि ग्रामीण शहरी पूर्वाग्रह है, एक जो आप पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि ग्रामीण शहरी पूर्वाग्रह है, क्योंकि जो पीडीएस है ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा मतलब इसका जो क्रियान्वयन है उचित प्रकार से नहीं है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, हमने इसको देख लिया था। भोजन की बर्बादी वाला भी पॉइंट हमने लिख ही लिया था लगभग। ठीक है, तो लगभग हमने सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी हमने पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, इनके जो मॉडल आंसर है इस हमने ज्यादा पॉइंट कवर किए। हाँ, और सामने हमने सुझाव भी दिया। शांता कुमार कमेटी भी हमने बता दिया, शांता कुमार कमेटी। ठीक है, तो शांता कुमार कमेटी ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा के अनुसार खरीदारी का विकल्प दिया जाए। ठीक है, तो शांता कुमार समिति की एक प्रमुख सिफारिश थी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो दिया जाए। खाद्यान्न कूपन दिया जा सकता है, और जो ई रूपी, ये इसको आप चाहें तो एक इनोवेटिव टाइप का जो इसमें दिया गया है। ठीक है, कि ई रूपी का यूज पीडीएस में किया जाए। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप बोल दीजिए चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास भारत में, ठीक है, क्वेश्चन है 2022 का 3 हो गया, फिर चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बड़ा फेमस इनका क्वेश्चन होता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि स्कोप यानी दायरे और महत्व को विस्तार से बताएं, महत्व को विस्तार से बताइए। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के स्कोप और दायरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी लोग नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्कोप और दायरे को विस्तार से बताएं। ठीक है, तो हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। दो मिनट के अंदर सोचिए सभी लोग, तुरंत। ठीक है, 2 मिनट के अंदर सोचिए, है ना। ठीक है, फटाक। देखिए, ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा सॉल्ट हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि हम लोग किसी कोचिंग का या किसी फलान ढिकाल का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना। हाँ, मतलब बता दिया जाए, मतलब बताया जा सकता है, लेकिन अब वही है कि लोग सॉल्ट आप ही लोग फिर हल्ला करेंगे कि कोचिंग का प्रमोशन है। एक चीज आप बताइए, आप देखें, हम तो देखे नहीं सर, कि मतलब हमारे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा पॉइंट हम लोग बेटर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज मैं बता रहा हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग कोई पॉइंट अगर बताते हैं, जैसे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं 1-2,
तो और ज्यादा इनरिच ट्रांसफर हो जाएगा ना। पंचायत बहुत रहती। चलिए चलिए फटाक से करिए। तुरंत तुरंत सोचिए सभी लोग साथ में, ठीक है। अब मैं लिखते भी जा रहा हूँ अपने, जो मेरे दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं मैं तुरंत तुरंत नोट कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ ऐसी स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सेलेक्ट होना है तो ये हम लोग के साथ एक बार एफर्ट करो, ठीक है। जब तक हम लोग बोल नहीं रहे तब तक आप लोग भी लिखो। मैं क्या करूंगा अभी अभय सर से रिक्वेस्ट करके इसको मतलब हम लोग और बढ़िया से मतलब जो जो हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं इस डिस्कशन को मैं क्या करूँगा फास्ट फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइव भी कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन सी स्कीम चल रही है वो? संपदा योजना। मुआ बताइए साला, ये रिवीजन नहीं होता ना। क्रांतिकारी का क्रांतिकारी जरूर बता दीजिए। मस्त संस्कृत। चलिए भाई हो गया, ठीक है स्टार्ट किया जाए। बताइए भैया। ठीक है। अरे भाई रियल एग्जाम में स्ट्रक्चरिंग क्या करेंगे? स्ट्रक्चरिंग इसलिए कराया जाता है कि अभी सोच के तुरंत रियल एग्जाम में लिख पाएंगे। रियल एग्जाम में सीधे लिख, इसको कुछ कर रियल एग्जाम में अंतर थोड़ी ना है, सीधे लिख देना है। आप बताइए चलिए। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के आपके दायरे और महत्व को बताना है, ठीक है ना। हाँ। तो पहले महत्व बता देते हैं, हाँ, फिर दायरे इंट्रोडक्शन आप बताओ ठीक है ना? पहले इंट्रोडक्शन आप बताओ। चलिए आप बताइए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सीधे फूड प्रोसेसिंग बता दिया कि प्राथमिक उत्पादों का सीधे सीधे प्रसंस्करण, हाँ। उनमें गुणवत्ता के साथ साथ मूल्य संवर्धन, मूल्यवर्धन, ये फूड प्रोसेसिंग। कच्चे खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हाँ। उसमें मूल्य वर्धन करते हुए उसके पोषणता एवं दीर्घजीविता में वृद्धि करने, शेल्फ लाइफ और उसमें मूल्यवर्धन या ठीक है? उत्पादों में परिवर्तन, ठीक है। ये होता है फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग उद्योग, ठीक है। एक एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे आलू से चिप्स बनाना है, ठीक है ना। और इसको फैक्ट दे सकते हैं कि भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का हाँ। लेस देन 2% ही होता है, ठीक है। हाँ, और जिससे इसके बड़े डेवलपिंग कंट्री में 30% से ज्यादा होता है, हाँ। ठीक है ना। तो ये मतलब ये फैक्ट इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि 2% से कम फूड प्रोसेसिंग होना इसके स्कोप को मतलब इसके स्कोप एवं दायरे पे चर्चा आवश्यक बनाता है, ठीक है। अब इसको बता सकते हैं। पहला इसको चीज बताइए। खाद्य सुरक्षा, ठीक है हाँ। ना। जैसा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट किस सिद्धांत पर काम करता है, उसमें क्या नाम से मूल्यवर्धन के साथ उसकी क्षमता पोषणता में वृद्धि, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और उसमें एनएफएसए ये तो महत्व में बताएंगे ना। हाँ। स्कोप में ये थोड़ा ना बताएंगे। हाँ बताइए। आप बताइए और सोचिए, थोड़ा डिस्कशन करिए। जैसे खाद्य सुरक्षा तो हाँ, फूड ठीक है। प्रोसेसिंग का महत्व हो गया, ओके। बोला दायरे एवं महत्व को बताओ। दायरे का महत्व, फूड प्रोसेसिंग का दायरा क्या है भारत ठीक में? है। तो दायरा स्पेस में भी है, दायरा टाइम में भी है। स्पेस का दायरा ये है कि हमारे पास बहुत डाइवर्स फसल है। हाँ हाँ। दायरे का एक तरह से ये मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है फूड प्रोसेसिंग के। ओके। एक तरह से इसको समझिए, दायरे का मतलब स्कोप, ठीक है। स्कोप का हमारे मतलब पास क्या कितना स्कोप स्कोप है भाई ठीक। डेवलपमेंट का। ठीक तो है। रिसोर्सेज क्या रहेगा वही तो स्कोप हमारे पास, हाँ मतलब तो उसमें दो पार्ट है opportunity, प्रश्न के, ठीक है। ठीक है, प्रश्न के दो पार्ट हैं बिल्कुल। ठीक। तो अब दायरा, अब बताइए दायरा। तो इसमें अब हम लोग पहला ये डाल सकते हैं कि हमारे पास कृषि प्रधान देश होने के कारण हाँ। फसल विविधीकरण है, तो हाँ। कच्चे माल की उपलब्धता है, ठीक है। पहला चीज हम लोग ये दायरा आप समझ रहे हैं, ये दायरा है अब हम लोग पहला चीज ये वो कर सकते हैं। हाँ। उसमें क्या क्या कर सकते हैं हमारे पास कि फलों के उत्पादन में हमारा नंबर 2 स्थान है, और सब्जियों एक दो फैक्ट दे सकते हैं, एक दो फैक्ट दे सकते हैं। इससे हमें पता चलता है हमारे पास कच्चे माल की उपलब्धता है, ठीक है ना। बिल्कुल एक दो फैक्ट। दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अभी जो भी हमारे पास क्षमता के स्तर पर ये ह्यूमन रिसोर्स है जो हाँ। वो है, जैसे हमारे बिल्कुल। पास क्या नाम से डेमोग्राफी डिविडेंड है, तो वो डिफरेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे इंजीनियरिंग है, उसी तरह विभिन्न कॉलेजों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से अभी ग्रो किया है 2005 के बाद। तो हमारे पास एक चीज वो है। तीसरा निवेश के स्तर पर हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अभी स्कीम कंपनियां हैं, निवेश है, निवेश है, ठीक है। अभी हमारा विभिन्न देशों के साथ हमारा इंडियन जो डायस्पोरा है, उसमें भी जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसमें भी एक वो समझौता हुआ, और यूएसए और यूएई के साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बाकायदा MOU साइन किया गया है, ठीक है।
तो एक चीज हम लोग ये कर सकते निर्यात हैं, की बहुत ज्यादा ठीक संभावना है, निर्यात की हमारे इसको पास बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है ना, निर्यात ये का 4 स्कोप। पॉइंट हम लोग स्कोप में बता अच्छा, सकते थोड़ा हैं। और बता सकते हैं। हाँ बताइए। हमारे पास व्यापक डिमांड है, जैसे हमारे पास व्यापक डिमांड शहरीकरण है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कंज्यूम भारत की इतनी दो मतलब 1/3 आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिसकी डिमांड शहरी उपभोक्ताओं की डिमांड फल फ्रूट है भाई। फूड प्रोसेसिंग तभी तो हम यूज करेंगे भारत में जब डिमांड है। तो डिमांड क्या है हमारे पास? फल फ्रूट की डिमांड है। पैकेट उतार लो भाई। अब देखो मोटे मोटे लोग हैं, वो जो है क्या ठूस रहे हैं, मतलब कभी बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो ये सब क्या है? फूड प्रोसेसिंग ही तो है। हाँ। तो बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी भारत में, जैसे आप देखोगे पेप्सिको, ठीक है, पेप्सिको देखोगे, कोका कोला देखोगे, तो ये भी जो कंपनीज हैं ये न केवल अपने उत्पादों का डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं बल्कि भारत में भी आ रही हैं। एक सबसे बड़ी बात है, अब भारत में पोषण की मांग भी बढ़ रही है। तो भोजन के साथ साथ अब पोषण की मांग बढ़ी। अब देखोगे जनरली खासतौर पे जो उपभोक्ता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिंपल सा क्या करते हैं कि भैया गए तो कई बार चेक करते हैं, अच्छा ये प्रोटीन रिच है, इसमें प्रोटीन जाते हैं, और इसमें सबसे ये बड़ी बात, हमारा जो खाद्य फूड सिक्योरिटी जो अभी पॉलिसी है, उसमें हमको भूख को पोषण के साथ जोड़ कर जोड़ देखा के गया, वो जिसमें करना। स्वामीनाथन कमेटी भी बिल्कुल। थे, जो क्या नाम से, हाँ। तो भूख को हमारा पोषण के साथ जोड़ कर देखा गया है। फिर एक बात है कि अब बहुत सारे भारत में स्टार्टअप्स और इनोवेशन भी आए हैं फूड प्रोसेसिंग में। तो आप देखोगे जैसे बिग बास्केट है, या फिर आप देखोगे एक किसान से खेत तक करके एक मतलब ऑनलाइन स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे। वो क्या करते हैं, सीधे फूड टू फोर्क चीजों को मतलब फार्म टू फोर्क हाँ। वो चीजों को डायरेक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, बढ़िया तरीके से कटाई छटाई करके। अरे कंट्री डिलाइट, इसी का एग्जांपल डालो, हाँ, कंट्री कंट्री डिलाइट, डिलाइट, वो नारियल पानी वैसे मारता है, अब वो भी हो गया, क्या नाम से, दूध भी उसमें सब बेच रहे हैं ना ठीक। कंट्री डिलाइट। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। फिर एक मैप बनाओ यहाँ पे स्कोप में, जो कि जैसे क्या होगा ना, जब आप लिखने बैठोगे तो कई चीजें छूटेंगी क्योंकि 150 शब्द में आपको लिखना है। तो आप एक मैप बनाओ, उसमें मैप में दिखा दो स्कोप कि इस एरिया में जो है दूध पालन, जैसे डेयरी का हम लोग बता सकते हैं, यहाँ डेयरी पे प्रोडक्ट्स है, बागवानी यहाँ पे किस एरिया में प्रोडक्ट है, ठीक है। फल प्रसंस्करण, मत्स्य अच्छा, प्रसंस्करण। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बढ़ती औद्योगिकरण प्रवृत्ति में हम लोग बता सकते हैं, उसमें हम लोग स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया बता सकते हैं, विदेशी कंपनियों का निवेश सरकारी बता सकते हैं, नीतियों का ठीक है? समर्थन, एक छठवां पॉइंट हम बता सकते हैं, सरकारी नीतियों का समर्थन। अच्छा, एक चीज निवेश में हम लोग ये बता सकते हैं, एफडीआई पॉलिसी में जो चेंजेस किया गया है कि अब हमें क्या नाम से 100% तक कर सकते हैं, और डीआईपीपी का वो हमें अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस इत्यादि ये सब इसके समर्थन करते हैं, और उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे ये पूछ रहे हैं एसके, इसमें चैलेंजेस नहीं लिखना, नहीं, मेरे हिसाब से प्रश्न की डिमांड नहीं है। 150 शब्द का ही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न हमने देखा, दोबारा दायरे और महत्व को पूछा, ठीक है। चैलेंजेस पूछा नहीं है, तो हम जबरदस्ती चैलेंजेस नहीं बताएंगे। इंट्रोडक्शन में ही आप चाहो तो चैलेंज से शॉर्ट में स्टार्ट कर सकते हो कि भारत जो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है, उसमें 2% ही फूड प्रसंस्करण होता है और इतना खाद्यान्न बर्बाद होता है, जो कि इसके स्कोप पर चर्चा अनिवार्य बनाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन चैलेंजेस प्रश्न में बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। पतंजलि का भी एग्जांपल दे सकते हो, भारत, ठीक है, मतलब पतंजलि का भी दे सकते हो, बढ़िया एग्जांपल है। विकल्प सिंह, बहुत बढ़िया। अब महत्व बताएंगे, तो जो आपने पॉइंट्स बताए थे ना, वो महत्व वाले पॉइंट से, जैसे किसान की सुरक्षा, भाई रोजगार हम लोग बता सकते हैं, खाद्य सुरक्षा बता सकते हैं, उपभोक्ता की सुरक्षा होगी, ठीक है ना, रोजगार बढ़ेगा। बाद फिर सामाजिक एक तरह से वो बता दो, वेस्टेज कम होगा। नहीं तो आप पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे बताइए, कितने पॉइंट चलिए डायरेक्ट ऐसे बताइए। खाद्य सुरक्षा हम लोग का ठीक है, ठीक है ना। सुरक्षा अभी जीएचआई से जोड़ दीजिए, जो है वो अच्छी होगी, रैंकिंग खराब है। फार्मर इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। ठीक। जो वेस्टेज है हमारे यहाँ का 15-16%, वो क्या नाम से मिनिमाइज होगा, ठीक है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी, ठीक है ना। एनएफएसए का जो है, रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक है। 2 पॉइंट और ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, तो हम लोग कहीं हमेशा डाल सकते हैं, एवरग्रीन पॉइंट है। और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा, क्योंकि क्या नाम से कृषक हमारे हाशिए पर रहते हैं, तो हर नीति का आधार केंद्र बिंदु सामाजिक आर्थिक। इससे एक पॉइंट देखिए, जो आपने इतना बढ़िया पॉइंट बताया, तो स्कोप में एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ भारत में बहुत सारे हैं जो कि इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट और, ये जो हमारा वो है, जैसे एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ, वो भी क्या नाम से एफपीओ बताया, ठीक है, एफपीओ। जैसे यहाँ पे जीविका है बिहार में और यूपी में भी है। लिज्जत पापड़ का बता सकते हैं, लिज्जत पापड़ कितना बढ़िया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उससे सामाजिक, इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक पूंजी में वृद्धि है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और आप ऐड करिए, खाद सब्सिडी में कमी होगी। और जब फूड प्रोसेसिंग बढ़िया होने लगेगा, क्वालिटी कम हो जाए, बढ़िया हो जाएगी, तो खाद सब्सिडी में कमी हो सकती है। फिर फसल विविधीकरण, भाई अभी तो किसानों का फसल बिक नहीं रहा, इसी वजह से तो एमएसपी की डिमांड चल रही है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सही से कर दिया तो फसल विविधीकरण अपने आप हो जाएगा। भाई लोग केला बोएंगे अपने खेत में, गन्ना क्यों बोएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट भी बढ़िया हो सकता है। इन्वेस्टमेंट और इनकम बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो चक्र सुनिश्चित हो जाएगा।
और निर्यात आधारित आय बढ़ सकती है। ठीक है, कंक्लूजन इसको आप दे सकते हैं, मतलब कंक्लूजन एक शॉर्ट में। अच्छा, ये मैप जरूर बनाना, ये पेपर 3 के क्वेश्चन। आप खाद्य सब्सिडी के पहले एक पॉइंट बताए थे, बढ़िया पॉइंट, फसल विविधीकरण के पहले क्या बताए थे? सब्सिडी में ठीक है, सामाजिक पूंजी, हाँ सामाजिक पूंजी एसएचजी और को। सामाजिक पूंजी। कंक्लूजन आप ये दे सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग में तकनीक एवं निवेश द्वारा न केवल पोषण बल्कि इनकम सिक्योरिटी भी जनरेट की जा सकती है, यानी गरीबी से भी वो किया जा सकता है। इस संदर्भ में जो पीएम संपदा स्कीम है, पीएम किसान संपदा स्कीम है, वो क्रांतिकारी कदम है। मतलब थोड़ा ऐसा लिखे ना एग्जामिनर एकदम मतलब खुश हो जाए भाई। अच्छा, हम लोग एक डाल सकते हैं जैसे नीदरलैंड या फिर न्यूजीलैंड वगैरह है फूड इनके मॉडल्स का यूज कर सकते में, हैं। क्या नाम से वो है उनका इवन चाइना, हाँ चाइना चाइना एसडीआई में भी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जो हमारी सरकार का गोल है एसडीआई, उसमें ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आते हैं। चलो हम पढ़ो, बोलो क्वेश्चन। भाई बात है, लग रहा क्वेश्चन वाला देख लो। ठीक है, देश में आयु संभावितता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई। ठीक है ना, यह नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। ठीक, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कंट्री हैज लेड टू नेवर हेल्थ challenges in community. What are those challenges and what step need to be taken to meet them? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। जिनको अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, 2022 GS3 का। ये तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई, तुरंत इसको करो फटाक से। चलिए बताइए। ठीक है, बताओ। ठीक है, 4 पॉइंट जो हमने लिखा है, क्या क्या चुनौतियां हैं। इंट्रोडक्शन में बताओ, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, चलिए 3 बताओ। पार्ट। नहीं तू अब बताइए, अब हम नहीं तू बताओ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, अब मुझे एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद था, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन ये लूंगा कि आजादी के समय इतना था नहीं, 69 तो पहले अभी हुआ है 68 एनएफएच। हाँ, अभी अच्छा, 68 ग्रेटर देन 70 लिख दिया। पहले हमारा 37 था शायद। हाँ, आजादी के समय लम सब अब बहुत क्लियर अभी नहीं है। 68। आप लोग देख के बता दीजिएगा कि आजादी के समय हमारी ग्राफ में दिखा भी देंगे प्रत्याशा किस तरह कितनी से थी। लग- ठीक है ना, और अभी तो 68 या 69 के नियर अबाउट में है ये। हाँ, तो बातचीत करो, बता दो कि गौरव यहाँ पे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वेट मत कराना, उसको दूर निकलना भी है। कह रहे उसको वेट मत कराना, उसको दूर निकलना भी है, ठीक ना। अच्छा चलो, तो बस तब आते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही है ना। ठीक है, ठीक है। है ना, ठीक है। तो इसके बाद मैं मिलूंगा वही यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पे, मैं मिलूंगा जो आप लोग को 1-2 क्वेश्चन, मतलब डे 2 है हमारा आंसर राइटिंग का, उसको करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा आधे घंटे बाद इसको करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो बेसिकली मैंने वही बता दिया। अभी क्या दिखा है, बता दें क्या, हम ही हाँ, बता देते हैं। ठीक है, देखिए, बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है ना, और बाकी हम लोग ये कर सकते हैं कि 70.19 70 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, मैं वही कर हमारा 70 1950 में देखिए वही 41, 1960 में 41 था, 60 था। मतलब आजादी के समय 37 से अभी इस समय 70 के लमसम हो गया, लगभग दुगना हो गया है। हाँ। जिसके कारण हमारा ये एसडीआई में तो वृद्धि हुई है, किंतु उसके साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला एक हम लोग बता सकते हैं कि क्रॉनिक डिजीज की बढ़ा है। ठीक है ना, क्रॉनिक डिजीज बढ़ा सकते हैं, जिसमें उसमें डिफरेंट हम लोग कैंसर और फिर आपका लीवर से रिलेटेड और बाकी चीजें हम लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा हम लोग बता सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य वगैरह पर भी लोगों का असर पड़ा है। तीसरा जो देखभाल होता है, मतलब खासकर ओल्ड एज लोगों का, उसमें भी होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि वो जो बहुत बढ़िया वृद्धा आश्रम वगैरह है, उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके लिए जीवन थोड़ा सा कठिन होता जाता है। ठीक है ना, तो एक और समस्या है। ठीक, दूसरा कि उनके मतलब वो हेल्थ एक्सपेंडिचर में काफी वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, वो एक उनके मतलब पॉकेट पे बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है। तो इसी तरह से स्वास्थ्य
वो है क्या, ठीक है। 4 पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है, हाँ, 4 ही। अब मैं बेसिकली बताता हूँ इसको। सबसे बड़ी पहली बात तो स्ट्रक्चरिंग पे अगर देखिए तो चुनौतियां और समाधान सामने सामने बताइए। मैं फिर से यही बात ठीक है। कहूंगा, इससे क्या होता है सीधे सीधे मतलब आपको डायरेक्ट पॉइंट सोचने का समय नहीं लगता है, काफी इफेक्टिव रहेगी क्योंकि आपकी। एग्जाम में हमारे पास ना समय बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में, कि भैया कितना जल्दी समय बचाएं। तो चुनौतियां समाधान सामने लिखे। तो पहली बात यही है कि आबादी का वृद्धावस्था, आबादी की वृद्धावस्था पहली चुनौती ये बहुत ज्यादा है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हम चतुर्थ चरण में आ जाते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हम 4th स्टेज पे आने लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, एक कीवर्ड है डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, ये बढ़ने लगता है। तो जिंदा ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए डिजीज एडजस्टेड, हाँ, तो क्या होता है कि भाई 50 के बाद बहुत सारी बीमारी आ जाती हैं, जैसे मोटापा, विकलांगता, बहुत सारी बीमारी आ जाती हैं जो कि हमारा प्रोडक्टिव ईयर्स कम कर देती हैं। क्या बोल रहे हैं, डिजीज, DALY डेली, DALY डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है, ये बढ़ जाता है। फिर तीसरा, आर्थिक चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे खासतौर पे रोजगार, इनको बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध, बेरोजगारी भत्ता कह रहा हूँ बेसिकली, वृद्धावस्था भत्ता उपलब्ध कराना, और इनके स्वास्थ्य पर खर्च उपलब्ध कराना, इनको उचित इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना। तो ये एक चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आर्थिक चुनौती है। इसका आर्थिक समाधान ही बताएंगे कि हम सब्सिडी दें, कूपन्स दें, बहुत सारे मतलब इसका आप सोल्यूशन बता सकते हैं कि हम इस क्षेत्र में सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा दें। खासतौर पे सामाजिक सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो में वृद्धि होती है कि भैया जो युवा आबादी है, डिपेंडेंसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं, युवा आबादी पे न केवल बच्चों को पालने की अब जिम्मेदारी बढ़ रही है, बल्कि वृद्धों को। तो दोनों आयु संभाविता बढ़ने का ये भी मतलब हो रहा है ना कि बच्चे भी कम मर रहे हैं। बच्चे कम मरेंगे तो सीधी बात है आपको उनको भी पालना है, वृद्धों को भी पालना है। इस पे इसका ज्यादा दबाव किसके ऊपर पड़ रहा है, युवाओं के ऊपर पड़ेगा। बेसिकली आप कह सकते हो डिपेंडेंसी रेशियो में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, गलत नहीं है। चुनौतियां पूछा तो हम चुनौतियां बता रहे हैं। फिर स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र से हटके सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे चला जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र जो हम पहले क्या करते थे, भैया हमको चेचक हो गया, हमको संक्रामक बीमारी हो रही है, अब वहां से हटके हमें शुगर हो रहा है, हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट डिजीज हो रही है, डिजीज क्या नाम से ज्यादा बढ़ रही है। फिर एक बात आती है तनाव, कुंठा, निराशा, खासतौर पे जो वृद्ध आबादी है, अकेलापन, वो अवसाद की स्थिति में बिल्कुल, चला जाता है। वृद्धाश्रम की उपलब्धता नहीं है, और तनाव, कुंठा, निराशा। WHO मानता है कि भारत अब वैश्विक सुसाइड राजधानी के तौर पर उभर रहा है, ठीक है। WHO के अनुसार सेकंड नंबर पे हम सबसे ज्यादा 174 देशों में सेकंड रैंकिंग है, अमेरिका के बाद भारत ये में बहुत suicide। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इस बात को बता सकते हैं, सामने ही आप इसके समाधान देते जा सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाओ, NGOs को लगाओ, ICT प्रोग्राम चलाओ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट 2.0 ये बहुत ज्यादा जरूरी कीवर्ड है कि एम्प्लॉयमेंट 2.0 की भैया जो लोग रिटायर्ड हो गए, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देखोगे बिग बास्केट ही जो मैंने बोला था, बिग बास्केट जिसने शुरू किया था वो व्यक्ति 60 साल का था, उसके बाद उसने स्टार्ट किया। तो इस तरह के हम लोग चीजों को जनरेट कर सकते हैं। कंक्लूजन आप दे सकते हैं जो भारत सरकार की स्कीम है, जैसे PM वय बंधन, वयोश्री सम्मान योजना, ठीक है, वृद्धजन सुरक्षा नीति इत्यादि, भारत सरकार के बहुत सराहनीय कदम है जो कि इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आप कंक्लूजन एक सकारात्मक व्यू के साथ रखिए, ठीक है। तो और इसमें आप लोग एक काम करिएगा, वृद्धजनों के देखभाल के लिए जो 2007 में पॉलिसी आई थी उसके पॉइंट, और बाकी अगर कोई पॉइंट होगा तो लोग आप लोग कमेंट में बताइए। हमने लगभग ये पॉइंट सारे बता दिए। एक पॉइंट और है ये वाला जो स्त्रीकरण हो रहा है, वृद्धावस्था का स्त्रीकरण भी हो रहा है। तो ये एक चुनौतियों में और जोड़ सकते हैं कि ज्यादातर जो महिला आबादी है वृद्ध, वो बची रह रही है बजाय की पुरुष आबादी। तो स्त्रीकरण भी एक चुनौती है, ठीक है। उससे क्या होता है उनको ऊपर और ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है, उनकी सिक्योरिटी के और ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करते हैं आज का, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं कल, अगर भाई साहब आते हैं तो, नहीं तो मैं तो अकेले करूंगा, अकेले नहीं करूंगा तो इंतजार करो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को, है ना। और कैसा इनिशिएटिव है ये आप लोग जरूर बताइएगा, और सभी को जय हिंद, जय भारत।